नमस्कार, आप सुन रहे हैं पीपीटी वॉइस। मैं हूं आपके साथ प्रिया तोमर। 23 जनवरी सबसे खास दिन, ऐतिहासिक दिन। आज के दिन सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि यानी जन्मदिन का दिवस कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजी कैद से भाग निकलने की कहानी बताएंगे आज हम आपको। 1940 में जब हिटलर के बम वर्षक लंदन पर बम गिरा रहे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपने सबसे बड़े दुश्मन सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रखा था। अंग्रेज सरकार ने बोस को 2 जुलाई 1940 को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। 29 नवंबर 1940 को सुभाष चंद्र बोस ने जेल में अपनी गिरफ्तारी के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। एक सप्ताह के बाद 5 दिसंबर को गवर्नर जॉन हर्बर्ट ने एक एम्बुलेंस में बोस को उनके घर भिजवा दिया ताकि अंग्रेज सरकार पर यह आरोप न लगे कि उनकी मौत जेल में हुई है और उसका कारण ब्रिटिश पुलिस है। हर्बर्ट का इरादा था कि जैसे ही बॉस की सेहत में सुधार होगा, वो उन्हें फिर से हिरासत में ले लेंगे। बंगाल की सरकार ने न सिर्फ उनके 38 से 2 एलिंगन रोड के घर के बाहर सादे कपड़ों में पुलिस का कठोर पहरा बैठा दिया था, बल्कि ये पता करने के लिए भी अपने कुछ जासूस छोड़ रखे थे कि अंदर क्या हो रहा है। उनमें से एक जासूस एजेंट 207 ने सरकार को खबर दी कि सुभाष बोस ने जेल से घर वापस लौटने के बाद जई का दलिया और सब्जियों का सूप लिया था। उस दिन से ही उनसे मिलने वाले हर शख्स की गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी थी। बॉस के द्वारा भेजे हर खत को डाकघर में ही खोलकर पढ़ा जाने लगा था। आमार एक का काज कौरते पारवे 5 दिसंबर की दोपहर सुभाष ने अपने 20 वर्षीय भतीजे शिशिर के हाथ को कुछ ज्यादा ही देर तक अपने हाथ में थमा लिया था। उस समय सुभाष की दाढ़ी बड़ी हुई थी। वो अपनी तकिया पर अध लेटे से थे। सुभाष चंद्र बोस के पौत्र और शिशिर बोस के बेटे सौगत बोस ने मुझे बताया था, सुभाष ने मेरे हाथों को ऐसे थाम लिया था जैसे वो कुछ पूछना चाहते हैं, और उन्होंने पूछा भी, आमार एकता काज कौरते पारवे, यानी क्या तुम मेरा एक काम करोगे? बिना ये जाने हुए कि काम क्या है, शिशिर ने हामी भर दी। बाद में पता चला कि वो भारत से गुप्त रूप से निकलने में शिशिर की मदद लेना चाहते थे। योजना बनी, शिशिर अपने चाचा को देर रात अपनी कार में बैठाकर कलकत्ता से दूर एक रेलवे स्टेशन तक ले जाएंगे। सुभाष और शिशिर ने तय किया कि वो घर के मुख्य द्वार से ही बाहर निकलेंगे। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वो अपनी जर्मन बॉर्डर कार इस्तेमाल करें या फिर अमेरिकी स्टूबेकर प्रेसिडेंट का। अमेरिकी कार बड़ी जरूरी थी, लेकिन उसे आसानी से पहचाना जा सकता था, इसलिए इस यात्रा के लिए बॉर्डर कार को चुना गया। शिशिर कुमार बोस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, हमने मध्य कलकत्ता के रैचल मौला डिपार्टमेंट स्टोर में जाकर बॉस के भेष बदलने के लिए कुछ ढीली सलवारें और एक फैस टोपी खरीदी। अगले कुछ दिन में हमने एक सूटकेस, एक अटैची, 2 कार्टर्स वूल की कमीजें, टॉयलेट का कुछ सामान, तकिया, कंबल खरीदा। मैं फेल्ट हैट लगाकर एक प्रिंटिंग प्रेस गया। वहां मैंने सुभाष के लिए विजिटिंग कार्ड छपवाने का ऑर्डर दिया। कार्ड पर लिखा था, मोहम्मद जियाउद्दीन BA LLB ट्रैवलिंग इंस्पेक्टर, द एम्पायर ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, स्थायी पता सिविल लाइंस जबलपुर। माँ को भी सुभाष के जाने की हवा तक नहीं लगी। यात्रा की एक रात पहले शिशिर ने पाया कि जो सूटकेस वो खरीद कर लाए थे वो बॉर्डर कार के बूट में समा ही नहीं पा रहा था। इसलिए तय किया गया, सुभाष का पुराना सूटकेस ही उनके साथ जाएगा। उस पर लिखे गए उनके नाम SCB को मिटाकर उसके स्थान पर चीनी स्याही से MZ लिखा गया। 16 जनवरी को कार की सर्विसिंग कराई गई। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए सुभाष के निकल भागने की बात बाकी घर वालों
यहाँ तक कि उनकी मां से भी छिपाई गई। जाने से पहले सुभाष ने अपने परिवार के साथ आखिरी बार भोजन किया। उस समय वो सिल्क का कुर्ता और धोती पहने हुए थे। सुभाष को घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि घर के बाकी सदस्य अभी जाग रहे थे। शयन कक्ष की बत्ती जल्दी छोड़ी गई। सुभाष बॉस पर किताब हिज मैजेस्टीज ओपनेट लिखने वाले सौगत बोस ने बताया। रात 1:35 के आसपास सुभाष बोस ने मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण किया। उन्होंने सोने के रिंग का अपना चश्मा पहना जिसको उन्होंने एक दशक पहले पहनना बंद कर दिया था। शिशिर की लाई गई काबुली चप्पल उन्हें रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने लंबी यात्रा के लिए तीतीदार चमड़े के जूते पहने। सुभाष कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। शिशिर ने बॉर्डर कार BLA 7169 यानी 7169 का इंजन स्टार्ट किया और उसे घर के बाहर ले आया। सुभाष के शयन कक्ष की बत्ती अगले 1 घंटे के लिए जल्दी छोड़ दी गई थी। जब सारा कलकत्ता गहरी नींद में था, चाचा और भतीजों ने लोअर सर्कुलर रोड, सियालदाह और हैरिसन रोड होते हुए हुगली नदी पर बना हावड़ा पुल पार किया। दोनों चंद्रनगर से गुजरे और भोर होते होते आसनसोल के बाहरी इलाके में जा पहुंचे। सुबह करीब 8:30 बजे शिशिर ने धनबाद के बरारी में अपने भाई अशोक के घर से कुछ 100 मीटर दूर सुभाष को कार से उतारा। शिशिर कुमार बॉस अपनी किताब द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, मैं अशोक को बता ही रहा था कि माजरा है क्या। कुछ दूर पहले उतारे गए इंश्योरेंस एजेंट जियाउद्दीन ने घर में प्रवेश किया। वो अशोक को बीमा पॉलिसी के बारे में बता ही रहे थे कि उन्होंने कहा कि ये आम बातचीत हम शाम को करेंगे। नौकरों को आदेश दिया गया कि जियाउद्दीन के आराम के लिए एक कमरे की व्यवस्था की जाए। उनकी उपस्थिति में अशोक ने मेरा जियाउद्दीन से अंग्रेजी में परिचय कराया, जबकि कुछ मिनटों पहले मैंने ही उन्हें अशोक के घर के पास अपनी कार से उतारा था। गोमो से काल का मेल पकड़ी। शाम को बातचीत के बाद जियाउद्दीन ने अपने मेजबान को बताया कि वो गोमो स्टेशन से कालका मेल पकड़कर अपनी आगे की यात्रा करेंगे। कालका मेल गोमो स्टेशन पर देर रात आती थी। गोमो स्टेशन पर नींद भरी आंखों वाले एक कूली ने सुभाष चंद्र बोस का सामान उठाया। शिशिर बोस ने अपनी किताब में लिखा, मैंने अपने रंगाका बाबू को कूली के पीछे धीमे धीमे ओवरब्रिज पर चढ़ते देखा। थोड़ी देर बाद वो जल्दी चलते अंधेरे में गायब हो गए। कुछ मिनटों में कलकत्ता से चली कालका मेल वहां पहुंच गई। मैं तब तक स्टेशन के बाहर ही खड़ा था। 2 मिनट बाद मुझे कालका मेल की आगे बढ़ती पहियों की आवाज सुनाई दी। सुभाष चंद्र बोस की ट्रेन पहले दिल्ली पहुंची, फिर वहां से उन्होंने पेशावर के लिए फ्रंटियर मेल पकड़ी। पेशावर के ताजमहल होटल में सुभाष को ठहराया गया। 19 जनवरी की देर शाम जब फ्रंटियर मेल पेशावर के कैंटोनमेंट स्टेशन में घुसी तो मियां अकबर शाह बाहर निकलने वाले गेट के पास ही खड़े थे। उन्होंने एक अच्छा व्यक्तित्व वाला मुस्लिम शख्स को गेट से बाहर निकलते देखा। वो समझ गए वो और कोई नहीं, दूसरे वेश में सुभाष चंद्र बोस थे। अकबर शाह उनके पास गए, उनसे एक इंतजार कर रहे तांगे में बैठने के लिए कहा। उन्होंने तांगे वाले को निर्देश दिया कि वो इन साहब को डीन होटल ले चले। फिर वो एक दूसरे तांगे में बैठे सुभाष के तांगे के पीछे चलने लगे। मियां अकबर शाह अपनी किताब नेताजी द ग्रेट एस्केप में लिखते हैं, माफ कीजिएगा द नहीं है। मेरी तांगे वाले ने मुझसे कहा कि आप इतनी महजबी मुस्लिम शख्स को विधि-विधियां की होटल में क्यों ले जा रही हैं? आप उनको क्यों नहीं ताजमहल होटल ले चलते, जहां मेहमानों के नमाज पढ़ने के लिए जान माज और वजू के लिए पानी भी उपलब्ध कराया जाता है। मुझे भी लगा कि बॉस के लिए ताजमहल होटल ज्यादा सुरक्षित हो सकता है, क्योंकि डीन होटल में पुलिस के जासूसों के होने की संभावना
होती है। वे आगे लिखते हैं, लिहाजा बीच में ही दोनों टांगों के रास्ते बदले गए। ताजमहल होटल का मैनेजर मोहम्मद जियाउद्दीन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनके लिए फायरप्लेस वाला एक सुंदर कमरा खुलवाया। अगले दिन मैंने सुभाष को अपने साथी आबद खां के घर पर शिफ्ट कर दिया। वहां पर अगले कुछ दिनों में सुभाष बोस ने जियाउद्दीन का भेष त्याग कर एक बहरे पठान का वेश धारण कर लिया। इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सुभाष स्थानीय पश्तो भाषा बोलना नहीं जानते थे। अड्डा शरीफ की मजार पर जियारत। सुभाष के पेशेवर पहुंचने से पहले ही अकबर ने तय कर लिया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक के दो लोग मोहम्मद शाह, भगत राम तलवार बॉस को भारत की सीमा पार कराएंगे। भगत राम का नाम बदलकर रहमत खां कर दिया गया। तय हुआ कि वो अपने गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन को अड्डा शरीफ की मजार ले जाएंगे, जहां उनके फिर से बोलने और सुनने की दुआ मांगी जाएगी। 26 जनवरी 1941 की सुबह मोहम्मद जियाउद्दीन और रहमत खां एक कार में रवाना हुए। दोपहर तक उन्होंने तब की ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा पार कर ली। वहां उन्होंने कार छोड़ उत्तर पश्चिमी सीमांत के उबड़ खाबड़ कबायली इलाके में पैदल बढ़ना शुरू कर दिया। 27-28 जनवरी की आधी रात वो अफगानिस्तान के एक गांव में पहुंचे। मियां अकबर शाह अपनी किताब में लिखते हैं, इन लोगों ने चाय के डिब्बों में भरे एक ट्रक में लिफ्ट ली। 28 जनवरी की रात जलालाबाद पहुंच गए। अगले दिन उन्होंने जलालाबाद के पास अड्डा शरीफ मजार पर जियारत की। 30 जनवरी को उन्होंने तांगे से काबुल की तरफ बढ़ना शुरू किया। फिर वो एक ट्रक पर बैठकर खुद खाक के चेक पॉइंट पर पहुंचे। वहां से एक अन्य तांगा कर वो 31 जनवरी 1941 की सुबह काबुल पहुंचे। आनंद बाजार पत्रिका में सुभाष के गायब होने की खबर छपी। इस बीच सुभाष को गोमो छोड़कर शिशिर 18 जनवरी को कलकत्ता वापस पहुंचे। अपने पिता के साथ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास की पोती की शादी में सम्मिलित हुए। वहां जब उनसे लोगों ने सुभाष के स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, उनके चाचा गंभीर रूप से बीमार हैं। सौगत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टीज ओपिनियन में लिखते हैं, इस बीच रोज सुभाष बोस के एलिंगन रोड वाले घर के उनके कमरे में खाना पहुंचाया जाता रहा। वो खाना उनके भतीजे और भतीजियां खाते रहे ताकि लोगों को आभास मिलता रहे कि सुभाष अभी भी अपने कमरे में है। सुभाष ने शिशिर से कहा था कि अगर वो 4 या 5 दिनों तक मेरे भाग निकलने की खबर को छिपा ले, फिर उन्हें कोई नहीं पकड़ सकता। 27 जनवरी को एक अदालत में सुभाष के खिलाफ एक मुकदमे की सुनवाई होनी थी। तय किया गया उसी दिन अदालत को बताया जाएगा कि सुभाष का घर में कहीं पता ही नहीं है। सुभाष के 2 भतीजों ने पुलिस को खबर दी, वो घर से गायब हो गए हैं। ये सुनकर सुभाष की मां प्रभावती रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। उनको संतुष्ट करने के लिए सुभाष के भाई शरत ने अपने बेटे शिशिर को उसी वाटर कार में सुभाष की तलाश के लिए कालीघाट मंदिर भेजा। 27 जनवरी को सुभाष के गायब होने की खबर सबसे पहले आनंद बाजार पत्रिका और हिंदुस्तान हेरल्ड में छपी। इसके बाद उसे रॉयटर्स ने उठाया, जहां से ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। ये सुनकर ब्रिटिश खुफिया अधिकारी न सिर्फ आश्चर्यचकित रह गए बल्कि शर्मिंदा भी हुए। शिशिर कुमार अपनी पुस्तक किताब यानी उनकी जो किताब है रिमेंबरिंग माय फादर में लिखते हैं, मैंने और मेरे पिता ने इन अफवाहों को बल दिया कि सुभाष ने संन्यास ले लिया है। जब महात्मा गांधी ने सुभाष के गायब हो जाने के बारे में टेलीग्राम किया तो मेरे पिता ने 3 शब्द का जवाब दिया, सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट रिन्यूंसिएशन, यानी हालात संन्यास की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो रविंद्रनाथ टैगोर से इस बारे में झूठ नहीं बोल पाए। जब टैगोर का तार उनके पास आया तो उन्होंने जवाब दिया, सुभाष जहाँ कहीं भी हो उन्हें आपका आशीर्वाद मिलता रहे। वॉयसराय लेन लिथगो आग बबूला हो चुके थे उस समय।
उधर जब वायसरॉय लिन लिथगो को सुभाष बोस के भाग निकलने की खबर मिली तो वो बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट पर इतना नाराज हुए। हर्बर्ट ने अपनी सफाई में कहा, अगर सुभाष की भारत से बाहर निकल जाने की खबर सही है तो हो सकता है बाद में हमें इसका फायदा मिले। लेकिन लिथगो इस तरह से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने कहा, इससे ब्रिटिश सरकार की बदनामी हुई है। कलकत्ता की स्पेशल ब्रांच की डिप्टी कमिश्नर JBB जॉन ब्रिन का विश्लेषण बिल्कुल सटीक था। उन्होंने लिखा, हो सकता है कि सुभाष सन्यासी बन गए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा धार्मिक कारणों से नहीं बल्कि क्रांति की योजना बनाने के लिए किया है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मन दूतावास से किया संपर्क। 31 जनवरी को पेशावर पहुंचने के बाद रहमत खां और उनके गूंगे बहरे रिश्तेदार जियाउद्दीन लाहौरी गेट के पास एक सराय में ठहरे। इस बीच रहमत खां ने वहां के सोवियत दूतावास से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। जब सुभाष ने खुद जर्मन दूतावास से संपर्क करने का फैसला किया, उनसे मिलने के लिए काबुल दूतावास में जर्मन मिनिस्टर हॉर्स्ट पिल्गेर ने 5 जनवरी को जर्मन विदेशी मंत्री को तार भेजा और कहा, सुभाष से मुलाकात के बाद मैंने उन्हें सलाह दी है कि वो भारतीय दोस्तों के बीच बाजार में अपने आप को छिपाए रखे। मैंने उनकी तरफ से रूसी राजदूत से संपर्क किया है। बर्लिन और मॉस्को से उनके वहां से निकलने की सहमति आने तक बॉस सीमेंस कंपनी के हर टॉमस के जरिए जर्मन नेतृत्व के संपर्क में रहे। इसी बीच सराय में सुभाष बोस और रहमत खां पर खतरा मंडरा रहा था। एक अफगान पुलिस वाले को उन पर शक हो गया था। उन दोनों ने पहले कुछ रुपए देकर और बाद में सुभाष की सोने की घड़ी देकर उनसे अपना पिंड छुड़ाया। ये घड़ी सुभाष को उनके पिता ने उपहार में दी थी। इटालियन राजनयिक के पासपोर्ट में बोस की तस्वीर। कुछ दिन बाद सीमेंस के हेर के टॉमस के जरिए सुभाष बोस के पास संदेश आया कि अगर वो अपनी अफगानिस्तान से निकल जाने की योजना पर अमल करना चाहते हैं तो उन्हें काबुल में इटली के राजदूत पाइत्रो क्वारोनी से मिलना चाहिए। 22 जनवरी 1941 के बाद बॉस ने इटली के राजदूत से मुलाकात की। मुलाकात के 16 दिन बाद 10 मार्च 1941 को इटालियन राजदूत की रूसी पत्नी सुभाष चंद्र बोस के लिए एक संदेश लेकर आई, जिसमें कहा गया था, सुभाष दूसरे कपड़ों में एक तस्वीर खिंचवाएं। स्वागत बोस अपनी किताब हिज मैजेस्टी ऑफ नेक में लिखते हैं, सुभाष की उस तस्वीर को एक इटालियन राजनयिक ऑरलैंडो मजोटा के पासपोर्ट में उनकी तस्वीर की जगह लगा दिया गया था। 17 मार्च की रात सुभाष को एक इटालियन राजनयिक सिग्नोर क्रेस्सिनी के घर शिफ्ट कर दिया गया था। सुबह तड़के वो एक जर्मन इंजीनियर वेंगर और अन्य 2 लोगों के साथ कार से रवाना हुए। वो अफगानिस्तान की सीमा पार करते हुए पहले समरकंद पहुंचे, फिर ट्रेन से मॉस्को के लिए रवाना हुए। वहां से सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी को राजधानी बर्लिन का रुख किया। टैगोर ने सुभाष पर लिखी एक कहानी। सुभाष बोस के सुरक्षित जर्मनी पहुंच जाने के बाद उनके भाई शरद चंद्र बोस बीमार रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांतिनिकेतन पहुंच गए थे। उन्होंने महान कवि से बोस के अंग्रेजी पहरे से बच निकलने की खबर साझा की। अगस्त 1941 में अपनी मृत्यु से पहले लिखी शायद अपनी अंतिम कहानी बदनाम में टैगोर ने आजादी की तलाश में निकले एक अकेले पथिक के अफगानिस्तान के बीहड़ रास्तों से गुजरने का बहुत मार्मिक चित्रण खींचा है। आपको कैसी लगी सुभाष चंद्र बोस की कहानी, हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं पीपीटी वॉइस, मैं हूं आपके साथ प्रिया तोमर। 23 जनवरी सबसे खास दिन, ऐतिहासिक दिन। आज के दिन सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि यानी जन्मदिन का दिवस कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंग्रेजी कैद से